रामू काका, संजय, मदन। जी मैडम। इस आदमी को यहाँ से धक्के मार कर निकलवा दो यहाँ से, और इसे ऐसा सबक सिखाना कि दोबारा इस घर की तरफ पलट कर बिना देखे। लेके जाओ इसे। भाई साहब, बस एक बार मालकिन के दर्शन करवा दीजिए। चलिए भाई साहब, आपका काम खत्म हो गया। चलिए। परेशान करके रखती है इस आदमी ने। भाभी, ये आपने? तुम नहीं जानती अनुपमा, ये बहुत खतरनाक आदमी है। जब मैं शादी करके इस घर में आई तभी इस घर में काम करता था। इसकी वफादारी और उसकी उम्र देखकर मैं भी इसकी इज्जत करने लगी। लेकिन मुझे नहीं मालूम था जो घर इसे अपना समझता है उसी को ये दगा देगा। जिस थाली में खाएगा उसी थाली में छेद करेगा। भाभी, मैं कुछ समझी नहीं। एक दिन ये रंगे हाथों चोरी करता हुआ पकड़ा गया था, लेकिन फिर भी हमने इसे माफ कर दिया और इसे इसी घर में रहने दिया। इससे इसकी हिम्मत और बढ़ गई और इसने चोरी की खातिर दूसरे नौकर की जान लेने की कोशिश की। लेकिन फिर भी इसकी उम्र देखते हुए हमने इसे पुलिस के हवाले नहीं किया, बस डरा धमका कर छोड़ दिया। लेकिन उससे क्या हुआ, इसकी हिम्मत और बढ़ गई और देखो इसे कोई ना कोई बहाना करके बार बार इस घर में चला आता है ये। अनुपमा, इसने तुमसे कुछ कहा तो नहीं, कुछ करा तो नहीं तुम्हारे साथ? नहीं भाभी, बस ये तोहफा। मक्कार कहीं का, अपना बस नहीं चला तो तुम्हें जरिया बना लिया इसने। शर्म नहीं आती इसे? देखो, तुम इसकी बात बिल्कुल नहीं सुनना और अगर कहीं रास्ते में मिल जाए तो इसे फटकार देना, बात तक नहीं करना इसे। समझ में आया तुम्हारे? जी भाभी। मेरा नाम रघु है। बस एक बार मालकिन के दर्शन करवा दीजिए। इससे पहले कि मैं तुमसे पिछली बार से भी बदतर सलूक करूं, तुम यहां से चले जाओ। चले जाओ यहां से। शर्म नहीं आती तुम्हें? इतना सब कुछ करने के बाद तुम कोई ना कोई बहाना बनाकर इस घर में चले आते हो। मुझे नहीं मालूम था जो घर इसे अपना समझता है उसी को ये दगा देगा। जिस थाली में खाएगा उसी थाली में छेद करेगा। मैं अच्छे बुरे की पहचान क्यों नहीं कर पाती हूँ? हर बार धोखा खाती हूँ। ये इंसान दिखने में इतना भोला, इतना सच्चा लगता है, पर भाभी तो कहती है। पर अगर वो चोर है तो घर क्यों आता है? दादी से क्यों मिलना चाहता है? और अगर उसने चोरी की है तो फिर भैया भाभी उसे पुलिस में क्यों नहीं दे देते? और दादी ने ऐसा क्यों कहा कि रघु सब जानता है? एक छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से रख लो। हे भगवान, मेरी मदद कीजिए। मैं सवालों के ऐसे भंवर में फंस गई हूँ जिससे निकलने की बजाय
मैं और भी धंसती चली जा रही हूँ। मुझे बताइए भगवान कि सच क्या है और मैं अपने सवालों के जवाब क्यों नहीं ढूंढ पा रही हूँ? क्यों? M for moon. M for moon. एक बिल्ली ने 12 बच्चों को जन्म दिया। धत तेरे की, ये कोई न्यूज़ हुई? बकवास। O for orange. O for orange. O for owl. O for owl. वाह, क्या न्यूज़ है, क्या न्यूज़ है, क्या न्यूज़ है? जरूर शाहरुख के बारे में कोई न्यूज़ होगी। राइट बड़ी दीदी, राइट। पता है शाहरुख खान का पीए निकल गया है। तो तू क्यों इतना खुश हो रही है? तू उस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाली है क्या? ऑफ कोर्स दीदी, अगर ऐसा हो जाता है ना तो मैं एक भी लड़की को उसका ऑटोग्राफ नहीं लेने दूंगी और सारे प्रोड्यूसर को कह दूंगी कि देखो, अगर शाहरुख खान को फिल्म में लेना है तो नो हीरोइन, ओके, नो हीरोइन। और इस तरह तो शाहरुख का सारा करियर चौपट करके उसे सड़क पर ले आएगी। सुक्कू, तुझे शाहरुख अपना पीए तो क्या अपना पियोन भी नहीं रखेगा क्या? हाउ मीन दीदी, हाउ मीन। इस लड़की के दिमाग से कब शाहरुख का भूत उतरेगा? शाहरुख खान का भूत? भाभी, शाहरुख का भूत तो पहली फिल्म में था। भाभी, आपको पहली पसंद है ना? मुझे भी बहुत पता है। उसकी वो जो मूछें, वो मैंने गलत जगह मुंह खोल दिया। मुझे माफ कर दे मेरी माँ। आइंदा शाहरुख का नाम मैं गलती से भी नहीं लूंगी, प्लीज। ठीक है, ओके। Nest. Orange. ये आवाज़ है। लगता है बुढ़िया पर मेरी दी हुई दवा का असर शुरू हो गया है। अब तो मीरा का खेल देखना बुढ़िया। बहुत मिलन मिलाप हो रहा था ना अनुपमा और तेरे बीच। लेकिन अब मैं अनुपमा के मन में तेरे लिए ऐसा डर बैठा दूंगी कि वो तेरे पास आना तो दूर, तेरा नाम लेने से भी डरेगी। भाभी, ये आवाजें तो दादी के कमरे से आ रही हैं। हे भगवान, कहीं दादी को कुछ। अरे अनुपमा, रुको तो, शायद दादी को फिर से दौरा पड़ गया है। सुनो अनुपमा। हेलो, हाँ जी, मैं मीरा सिंघानिया बोल रही हूँ। हाँ डॉक्टर साहब, हाँ आप जल्दी से घर आ जाइए। शायद दादी को फिर से दौरा पड़ा है। ओके, थैंक यू। सब समझते हैं कि मैं पागल हूँ। मैं पागल हूँ, ऐसे नहीं हो सकता। नहीं, सब बोलने दो, मार डालूंगी मैं सबको। मुझे मारेंगे, मैं सबको मार डालूंगी, एक एक को। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पागल कर दिया इन्होंने मुझे। मैं भी सबका खून पी जाऊंगी, खून पी जाऊंगी मैं सबका। ये क्या समझते हैं कि मैं इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती? नहीं नहीं, मैं ये पीली गोली नहीं लूंगी। ये क्या है ना, मुझे सूट नहीं करती। ये लेते ही मेरा दम घुटने लगता है। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है कि मैं अजीब सी हरकतें करने लगती हूँ, पागल से बिहेव करने लगती हूँ। नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी मैं सबको, सबको मार डालूंगी। मार डालूंगी सबको। नहीं,
नहीं। हे भगवान, ये तो कैसा खेल खेल रहा है हमारे साथ। ये उम्मीद और नाउम्मीदी का खेल। अरे कल तक तो दादी बिल्कुल ठीक थी, सबसे हंस हंस कर बातें कर रही थी, और तो और उन्होंने अनुपमा के गले में हार भी पहनाया। ये सब देखकर हमें लगने लगा कि दादी की हालत ठीक हो रही है, वो नॉर्मल हो रही है। लेकिन आज फिर डॉक्टर साहब आप ही बताइए कि इस तरह अचानक फिर। अचानक कुछ भी नहीं हुआ मिसेस सिंघानिया, बल्कि धीरे धीरे इनकी हालत हुई है। आपको क्या लगता है इन्हें मामूली बुखार या जुकाम है जो ये जल्दी ठीक हो जाएंगी? ट्राई टू अंडरस्टैंड, इन्हें दिमाग की बीमारी है। शी इज मेंटली इल। इसमें पेशेंट को ध्यान ही नहीं रहता है कि वो क्या करता है, क्या खाता है, क्या बोलता है। कितनी बार वो झूठी बातें बनाता है, मीठी मीठी बातें करके लोगों को बुला के और उनसे रिश्ता बनाने की कोशिश करता है, और जब वो इंसान अकेले में उसके करीब होता है तो वो उस पर जानलेवा हमला कर देता है। लेकिन डॉक्टर साहब, दादी की बीमारी के चलते हम उन्हें अपने आप से अलग कैसे कर सकते हैं? आखिर वो हमारी अपनी है। और मैं आपको कई बार वार्न कर चुका हूँ कि ये उस स्टेज पर हैं जब ये किसी की जान भी ले सकती हैं, लेकिन आप लोगों ने मेरी बातों पर कभी ध्यान देने की कोशिश ही नहीं की। हाँ डॉक्टर साहब, आपने कहा तो था, लेकिन हमें ऐसा लगा कि हम सबके प्यार से दादी ठीक हो जाएंगी शायद। लेकिन इनकी देखभाल कीजिए, पर पूरे प्रिकॉशंस के साथ। यू नो, शी इज नॉट नॉर्मल। एनीवे, आप इन्हें ये दवा देते रहिए, इसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, ये दवा दादी को सूट नहीं करती है। कई बार उन्होंने मुझसे कहा है कि ये दवा लेते ही उन्हें कुछ होने लगता है, उनका दम घुटने लगता है। डॉक्टर मैं हूं मिसेस सिंघानिया, ये नहीं। या तो आप इनकी बात मान लीजिए या फिर मेरी। कोई बीमारी है, यू कैन से। और अगर इनकी ये दवा इन्हें कुछ दिन भी नहीं मिली तो आई एम सॉरी, आप इन्हें खो बैठेंगे। ठीक है, मैं चलता हूं। आपके लिए दूध लाई हूँ, पी लीजिए। अनु, तुम अच्छी तरह से जानती हो मुझे दूध बिल्कुल पसंद नहीं है। जानती हूँ कि आप दूध नहीं पीते, लेकिन दूध सेहत के लिए अच्छा होता है। और फिर आपको दूध का स्वाद पसंद नहीं ना, इसीलिए मैं आपके लिए फ्लेवर्ड मिल्क लाई। पीकर देखिए, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आप दूध पी रहे अनु, हैं। तुम। हाँ बोलिए, मैं क्या? आखिर क्या साबित करना चाहती हो तुम? क्यों कर रही हो ये सब? ये दूध, ये कपड़े, ये सब क्यों कर रही हो? देखो, एक बात सुन लो और अच्छी तरह समझ भी लो। तुम्हारा ये सब करने से मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एक बात और, 1000 बार तुमसे कह चुका हूं कि मैं अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जीना पसंद करता हूं और मुझे इसमें किसी की दखल अंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। इज दैट क्लियर टू यू? मुझे बात फिर कभी दोहराने की जरूरत ना पड़े। जानती हूँ दक्ष, आप अपने बनाए रास्ते पर ही चलेंगे, लेकिन कभी कभी आगे जाकर रास्ते एक भी हो जाते हैं, और हमारा रास्ता एक होकर ही रहेगा। ये मेरा विश्वास है, एक पत्नी का विश्वास।
देखती हूँ। मैं देखती हूँ भाभी। जी, किससे बात करनी है? किससे मिलना है आपको? जी जी वो मैं मेरा बच्चा। माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप आइए ना, अंदर आइए। भाभी। अरे आनंद जी, आनंद जी आप नमस्ते। माफ कीजिएगा, इसने आपको पहचाना नहीं। ये आनंद जी हैं, अग्रिम के पिता। नमस्ते। ये अनुपमा है, दक्ष की पत्नी। दक्ष की शादी हो गई? जी हाँ, सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ कि आपको बताने का मौका ही नहीं मिला। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। माफ करना अनुपमा, मुझे पता नहीं था, वरना मुंह दिखाई के लिए जरूर कुछ साथ लाता। ऐसा मत कहिए, बड़ों का तो सिर्फ आशीर्वाद ही काफी होता है, उससे बढ़कर और क्या हो सकता है। भगवान तुम्हें खुश रखे, तुम्हारा हर सपना पूरा हो। आप अग्रिम को बाहर ले जाने के लिए आए हैं? पापा, हम लोग ना वाटर पार्क घूमने जाएंगे। अग्रिम, तुम कहीं नहीं जा रहे हो, मेरे पास आओ। अग्रिम, सुना नहीं तुमने? तुम कहीं नहीं जा रहे हो, इधर आओ मेरे पास। रुक्मणी प्लीज, तुम ऐसा नहीं कर सकती। अग्रिम मेरा भी बेटा है और मैंने कोर्ट से परमिशन भी ली है कि हफ्ते में एक बार मैं अग्रिम को बाहर ले जा सकता हूं। तुम ऐसे बस आनंद, मैं जानती हूँ कि तुम्हें कोर्ट से परमिशन मिल चुकी है उसे ले जाने के लिए, इसलिए मैं इस वक्त उसे तुम्हें ले जाने के लिए नहीं रोक सकती। पर एक बात याद रखना, मैं बहुत जल्द कोर्ट के इस फैसले को भी बदलवा कर रहूंगी। अग्रिम सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा है। मैं उस पर तुम्हारी परछाई भी बहुत दिनों तक नहीं पड़ने दूंगी। पापा, हम लोग बीच में जाएंगे ना वाटर पार्क घूमने। चलें? अच्छा, चलता हूं। भाभी, एक बच्चा अपने पापा से कितना ही दूर रहे, लेकिन फिर भी अपने पापा को नहीं भूल सकता। आप सच कह रही हैं भाभी, एक बच्चे के लिए ये दुख बहुत बड़ा होता है, और ये बात मुझसे अच्छी तरह भला कौन जान सकता है। आइए डॉक्टर साहब। भाभी, ये है डॉक्टर वर्मा, बहुत बड़े स्पेशलिस्ट हैं। मैं दादी से मिलवाने लाई हूँ। वो पीली वाली दवा उन्हें सूट नहीं हुई ना, तो मैंने सोचा एक सेकंड ओपिनियन ले लूं। तुम्हें क्या लगता है हमें दादी की कोई फिक्र नहीं है? बहुत बड़ी हो गई हो ना तुम? हाँ, हर बार अपनी मनमानी करती हो और भुगतना हमें पड़ता है। अरे डॉक्टर बुलाने से पहले एक बार तुमने हमसे पूछना जरूरी समझा?
डॉक्टर, आई एम वेरी सॉरी, वी डोंट नीड एनी सेकेंड ओपिनियन। आप जा सकते हैं। तुम नहीं जानती हो अनुपमा कि आज तुमने मेरे दिल को कितनी ठेस पहुंचाई है। मेरे 20 साल की मेहनत पर तुमने पानी फेर दिया। मैं पिछले 20 साल से दादी की देखभाल कर रही हूं और तुम्हें इस घर में आए सिर्फ 20 दिन हुए हैं। डॉक्टर को बुलाने से पहले तुमने एक बार मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा? भाभी, मैंने तो ये इसलिए किया कि मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। हर घर के कुछ नियम और कुछ मर्यादाएं होती हैं, जिनका पालन करना हर बहू की जिम्मेदारी और फर्ज होता है। लेकिन तुमने वो नियम आज तोड़ दिया है। ये तुम्हारी पहली गलती थी, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ। लेकिन दोबारा ऐसा हुआ ना अनुपमा, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। पर भाभी, ये तो मैंने दादी की खातिर किया। तुम्हें दादी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है अनुपमा। हम बड़े हैं दादी की फिक्र करने के लिए। तुम्हें क्या लगता है हमें दादी की कोई फिक्र नहीं है? तुम सिर्फ अपने पति और अपनी गृहस्थी पर ध्यान दो। यू बार बार दादी के मामले में मत उलझो अनुपमा। तुम्हारी वजह से हमारी उलझन और बढ़ जाती है। अरे तुम क्या जानो कि तुम्हारे भैया और मैंने कितनी रातें दादी के सिरहाने जाग जाग कर काटी है। तुम्हें क्या लगता है हमें दादी की कोई फिक्र नहीं? अरे आज अगर मैं अपना दिल चीर कर तुम्हें दिखा सकती तो दिखाती कि पल पल बस दादी की फिक्र इस दिल पे रहती है। हर वक्त ये दिल दादी के बारे में सोचता रहता है। भाभी, आपकी नाराजगी मेरे लिए सजा है। प्लीज मुझसे नाराज मत होइए। सजा तो तुमने हमें दी है। तुम्हें क्या लगता है अनुपमा हमें दादी की फिक्र नहीं है? हमने दादी को स्पेशलिस्ट और डॉक्टर्स को नहीं दिखाया होगा? कितने मंदिर और कितने मस्जिद में दुआएं मांगी दादी के लिए, लेकिन तुमने एकाएक आकर हमारे मुंह पर तमाचा मार दिया और हमें बता दिया कि हमारी सारी मेहनत बेमानी थी, बेकार थी। भाभी प्लीज। अनुपमा प्लीज, तुम इस वक्त यहां से चली जाओ। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहती जिसकी वजह से मुझे ही पछताना पड़े। गो। आज पहली बार भाभी ने मुझे इतना डांटा, इतनी जोर से मुझ पर चिल्लाई, लेकिन मेरी क्या गलती है? मैं तो कभी अनजाने में भी किसी को तकलीफ नहीं दे सकती। फिर भाभी को जानबूझकर बस एक सेकंड ओपिनियन ही तो लेना चाहती थी मैं डॉक्टर वर्मा से। नहीं जानती थी कि मेरे ऐसा करने से भाभी को इतना बुरा लग जाएगा। भाभी को ऐसा क्यों लगता है कि मैं बड़ा बनने की कोशिश कर रही हूं, जबकि मैंने इस घर में हमेशा उन्हें और भैया को बड़ों के रूप में ही देखा है। अरे क्या जरूरत थी अनु को इतनी बुरी तरह से डांटने की? अरे अगर उसे बुरा लग गया ना तो हमारे लिए कितनी बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। तुम जानती हो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी यूं हमारे हाथ से निकल जाएगी। जानती हूँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन क्या करती मैं? इस अनुपमा ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। आप तो घर पर होते नहीं, आपको क्या पता मेरे दिल पर क्या गुजरती है। इस दादी की चहेती ने एक मिनट मुझे चैन से बैठने नहीं दिया। हर वक्त यही डर लगा रहता है कि कहीं दादी के पास ना पहुंच जाए। अरे आप जानते हैं कि ये लड़की हर वक्त अपनी मनमानी करती रहती है। आखिर बर्दाश्त की भी कोई हद होती है?
और इसको उसकी हद याद दिलाने का वक्त आ गया था, नहीं तो हर रोज कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करती रहेगी ये। देखो मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या कहना चाह रही हो, लेकिन वो घर छोड़कर। आप भरोसा रखिए मुझ पर। अनुपमा बहुत सहनशील है, वो छोटी छोटी बातों पर घर छोड़कर जाने वाली में से नहीं है। आ जाए तो अच्छा है, उसके लिए भी और हमारे लिए भी। हेलो। नहीं यार आज नहीं, तबीयत थोड़ी खराब है, बहुत खांसी हो रखी है। या नेक्स्ट टाइम या क्या ये काढ़ा है, इसमें नीम, तुलसी, अदरक, काली मिर्च और। मैंने रेसिपी नहीं रीजन पूछा है, क्यों लाई हो? वेट अ मिनट, इससे पहले कि तुम अपना कोई फालतू सा रीजन दो, लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर कि मैं ये नहीं पीऊंगा। तुम इसे लेकर बाहर जा सकती हो। दक्ष आप बेवजह परेशान हो रहे हैं। आप ये काढ़ा पिएंगे तो आपकी खांसी ठीक हो जाएगी, आपकी खांसी ठीक हो जाएगी तो आप अच्छा फील करेंगे, आप अच्छा फील करेंगे तो आप आज रात पार्टी में जा सकेंगे और आप अपनी जिंदगी टू द फुलेस्ट जी सकेंगे। फिर भी आपकी मर्जी। मैंने आपसे वादा किया है ना कि मैं अपना पत्नी धर्म निभाऊंगी बिना आपसे कुछ भी एक्सपेक्ट किए। So it's your wish. एक घंटे से एक चेकबुक ढूंढ रहा हूं, पूरा कबोर्ड खाली करके रख दिया है, पता नहीं कहां। मदन, संजय, रामो, इस घर में कोई है कि नहीं है? दक्ष भैया आप कुछ ढूंढ रहे थे क्या? हाँ, चेकबुक ढूंढ रहा हूं मैं। आप रहने दीजिए, मैं ढूंढ दूंगा। अगर आप ऐसे ढूंढोगे तो फिर दूसरा सामान भी गुम हो जाएगा और खामखा परेशान। चुपचाप मेरे साथ ढूंढ। दक्ष भैया यहाँ तो नहीं है। अनु भाभी भी आ गई। देखिए ना भाभी, हम कब से दक्ष भैया के चेक बुक ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल ही नहीं रही। मदन तुम जाओ।
यही ढूंढ रहे हैं ना आप? देखो अनूप, तुम मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो, ठीक है? तुम्हारी इन बेवकूफी भरी हरकतों की वजह से पिछले 1 घंटे से मैं परेशान हो रहा हूं। मैं जो चीज जहां रखता हूं उसे वहां रहने दो प्लीज। दक्ष, आप शायद भूल रहे हैं कि ये चेकबुक खुद आपने कल रात ड्रॉर में रखी थी। याद कीजिए। और आज आप खुद ही इसे अलमारी में ढूंढ रहे हैं। ठीक है, आज के बाद मैं आपकी चीजों को संभाल कर नहीं रखूंगी, पर आप खुद अपनी चीजें रखकर भूल जाते हैं, उसका ख्याल तो रखिए। भाभी, आप कुछ काम था तो मुझे बुला लिया होता। नहीं, कोई काम नहीं था। अनुपमा, मुझे माफ कर देना। गुस्से में न जाने में तुम्हें क्या क्या कह गई। तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा ना? ये आप कैसी बातें कर रही हैं भाभी? आप बड़ी हैं, हक बनता है आपका। छोटे अगर गलती करते हैं तो बड़ों का ही हक होता है कि उन्हें डांटे, है ना? मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा भाभी। तुम्हें बुरा लगा या नहीं, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा। एक माँ का दिल कितना कोमल होता है तुम नहीं जानती। गुस्से में भड़ास तो निकल जाती है, लेकिन दूसरे ही पल वो दिल रोने लगता है। असल में अनुपमा, मैं दादी से बहुत ज्यादा जुड़ी हूँ। पिछले 20 साल से मैं उनकी देखभाल करती आई हूँ। कितने ट्रीटमेंट्स, कितने डॉक्टर बदलने के बाद तुम्हारे भैया और मैंने ये डिसाइड किया था कि हम एक ही डॉक्टर से उनका इलाज करवाएंगे। नए नए चेहरों को देखकर दादी डर जाती है, इसीलिए हमने सोचा कि बार बार नया चेहरा दादी के सामने नहीं लाएंगे। मैं समझ सकती हूँ भाभी। बस यही सब बातें थी कि मैं ज्यादा इमोशनल हो गई और गुस्से में तुम्हें न जाने क्या क्या कह बैठी। प्लीज, हो सके तो मुझे माफ कर दो। भाभी, मैंने कहा ना, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। इसलिए प्लीज आप ये बोझ अपने दिल से उतार दीजिए। आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही थी। गलती तो मेरी थी, माफी मुझे मांगनी चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं अनुपमा, गलती तो मेरी है। कितनी अच्छी हो तुम, कितनी अच्छी हो। डॉक्टर अंकल, मैं आपसे कल के लिए माफी मांगने आई थी। कल जो भी आपके साथ हुआ उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे वाकई कोई अंदाजा नहीं था कि भाभी इस तरह रिएक्ट करेंगी, वरना मैं आपको कभी नहीं बुलाती। प्लीज माफ कर दीजिए मुझे। अनु, तुम यहाँ इतनी दूर सिर्फ मुझसे माफी मांगने आई हो? बिल्कुल विक्रम पर गई हो तुम, ठीक उसी की तरह अम्बल, डाउन टू अर्थ। लेकिन बेटे, कल जो कुछ भी हुआ मुझे उसका जरा भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि बेटा आई एम ए डॉक्टर एंड आई नो कि जब इतने सारे ट्रीटमेंट, ओपिनियंस और मेडिकेशन के बाद भी जब पेशेंट की हालत में किसी तरह का कोई सुधार नहीं होता है तो उन पर क्या गुजरती है। अब ऐसे में एक और नया डॉक्टर जब अपनी एक नई सलाह देने लगता है तो वो खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाते और इस तरह से रिएक्ट करने लगते हैं। सो उस सब के लिए तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच डॉक्टर अंकल। आप नहीं जानते आपने मेरे दिल से कितना बड़ा बोझ हटा दिया है, वरना कल से तो मैं इतनी परेशान थी कि अंकल, आप ना ही एक अच्छे डॉक्टर हैं बल्कि एक अच्छे इंसान भी हैं।
थैंक यू सो मच। मैं चलती हूँ। अच्छा बेटा, आती रहना, क्योंकि विक्रम तो आने से रहे, फुर्सत ही नहीं है उन्हें। जी अंकल। ओके बेटा, टेक केयर। एक्सक्यूज मी, यस मैडम। रेस्टरूम कहाँ पर है? यहाँ से सीधा जाके फर्स्ट। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, ये नारायणी देवराज सिंघानिया कौन है? मैडम, वो इस हॉस्पिटल की सबसे बड़ी डोनर है। क्या आप मुझे इनके बारे में कुछ और बता सकती हैं? सॉरी मैडम, मैं उनके बारे में कुछ ज़्यादा तो नहीं जानती, पर इस हॉस्पिटल की मैट्रन है जो सबसे पुरानी है, उन्हें ज़रूर पता होगा। वो देखिए, वो मैट्रन आ रही है। थैंक यू। सुनिए, यस मैम। आप नारायणी देवराज सिंघानिया को जानती हैं? अब क्या आप मुझे उनके बारे में कुछ बता सकती हैं? आपको क्या जानना है उनके बारे में? जी, वो डोनर्स लिस्ट में उनका नाम सबसे ऊपर देखा, इसीलिए जानना चाहती थी। कैसे भूल सकती हूँ उस लेडी को जिसका नाम नारायणी है। लाइफ में गॉड ऐसे लोगों को बहुत कम मिलाता है। जब कभी मैं किसी के मुंह से उस लेडी का नाम सुनती हूँ तो मेरे दिमाग में वही 25 साल पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो जाती हैं। 25 साल पहले वो अपने हस्बैंड को बीमार हालत में हॉस्पिटल में लेके आया। उसका दोनों किडनी खराब हो चुका था। अगर कोई जल्दी उसे किडनी नहीं दे जाता तो उसका बचना इम्पॉसिबल था। बहुत कोशिश किया किसी डोनर को ढूंढने का, मगर कोई डोनर नहीं मिला। अगर कोई जल्दी किडनी नहीं देता तो उसका बचना इम्पॉसिबल, नामुमकिन था। फिर ये लेडी जिसका नाम नारायणी है, वो डॉक्टर के पास गया अपने हस्बैंड को किडनी देने के लिए। जिद करने लगे कि मेरी किडनी लो, मेरे हस्बैंड को बचा लो। अपनी किडनी? यस बेटा, डॉक्टर ने उसे बहुत समझाया कि तुम्हारी एक किडनी से आने वाला लाइफ प्रॉब्लम में पड़ सकता है। यहाँ तक कि उसका चलना फिरना और उसका नॉर्मली काम करना मुश्किल में पड़ सकता है। डॉक्टर ने कहा, तुम अपनी किडनी देकर अपने हस्बैंड को बचा तो सकेगा, लेकिन कल को तुम्हारी किडनी को कुछ हो जाएगा तो तुमको कोई बचा नहीं सकेगा, तुम मर भी सकता है। बट व्हाट मैट्रन? इतनी हिम्मत वाली लेडी थी वो। उसने डॉक्टर से कहा, मैं मर जाने को तैयार हूँ, प्लीज डॉक्टर मेरे हस्बैंड को बचा लो। एक बार नहीं, 1000 बार मरूंगी मैं अपने हस्बैंड के लिए, प्लीज डॉक्टर। 35 साल हुए मुझे इस हॉस्पिटल में काम करते हुए बेटा। बहुत लोगों को मैंने मौत के आगे रोते गिड़गिड़ाते हुए देखा, मगर ये लेडी दूसरे की जिंदगी के लिए खुद मौत को गले लगाने को तैयार हुई। बस मैंने ऐसी एक ही लेडी को देखा जिसका नाम नारायणी देवराज सिंघानिया है। फिर क्या उन्होंने अपनी किडनी दी या? यस माय चाइल्ड, उसने अपनी किडनी भी दी और उसका हस्बैंड बच भी गया। वो लेडी ने खुश होकर इस हॉस्पिटल को 2 करोड़ अमाउंट डोनेट भी किया। आज तक न जाने कितने गरीबों की जिंदगी बचाई। मैं कभी नहीं भूल सकती उस लेडी को। मैं प्रे करती हूँ उस लेडी के लिए कि वो जहाँ कहीं भी हो खुश रहे।